नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें होती हैं, जिसका विश्लेषण इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। समाचार पत्रों में जो कुछ आता है, कुछ संभावित होता है, कुछ हो चुका होता है। संभावित कब तक हो सकता है, इसके बारे में बताया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो सभी राज्यों की खबरें आप तक समय समय पर पहुंच जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। इस चैनल के माध्यम से राजनीतिक मुद्दा से लेकर भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक खबर आप तक पहुँचाई जाती है। पहली खबर है देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर। सारे विवाद एक तरफ, राष्ट्रवाद एक तरफ। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सारे विवाद एक तरफ, राष्ट्रवाद एक तरफ। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको समझना होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी ने यूपी के फतेहपुर में पहुंचकर चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे उत्तर प्रदेश में भी पहले दूसरे चरण में कई स्थानों पर जाने का मौका मिला और तीसरे चरण के भी कुछ कार्यक्रम किए हैं। मैं देख रहा हूं कि हर चरण में एक से बढ़कर एक जनता जनार्दन का भाजपा के लिए समर्थन बढ़ती ही चला जा रहा है। सारे वादे, सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में राष्ट्र से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, जो इस देश का नागरिक है, वह अपने राष्ट्र से प्रेम करता है। जो सैनिक है वह भी अपने देश का और जी जान लगा देता है। अगर मौका मिलेगा, जरूरत होगी तो हम भी बॉर्डर पर खड़े हो जाएंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे। लेकिन उसके लिए अन्न चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्योंकि आप जानते होंगे कि सेनाओं की कितनी व्यवस्था होती है। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रवाद हम तभी कर सकते हैं जब मेरे पास रोजगार होगा, मेरे पास कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा होगी, तभी मैं राष्ट्र के प्रति सोच सकता हूं। मैं पूरा कार्यकाल बताऊं प्रधानमंत्री जी का। किसी के पास वीडियो क्लिप हो तो कृपया कर मुझे भेज दीजिएगा। 2014 से मैं बात कर रहा हूं, 2014 से लेकर 2022 यानी कि अब तक एक भी वीडियो क्लिप मुझे भेजिए जिसमें इन्होंने सरकारी नौकरी की बात की हो, रोजगार की बात की हो, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की बात की हो, कितने हॉस्पिटल इन्होंने लगाए, कितनी कंपनियां बैठाई, इसकी बात की हो, इन्होंने कितनी कंपनियों की स्थापना की, इसकी बात की हो। एक वीडियो के लिए मेरे पास भेजिएगा। मैं तो जानता हूं कि 2014 से लेकर अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कम इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू दिए हैं तो चुनिंदा चैनलों को दिए हैं। साथ साथ उन्होंने आज तक अपने जुबान से सरकारी नौकरी का जिक्र नहीं किया है कि जितने भी रिक्त पद है मैं उनको भरूंगा, उस पर युवाओं को जवाब दूंगा। मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री जी की एक मंशा है निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ झोंकना। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आज तक सरकारी नौकरी का जिक्र नहीं किया। एक वीडियो क्लिप किसी के पास हो तो मेरे पास भेज दीजिए, मेल आईडी पर भेज दीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को दिखाऊंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी युवाओं के बारे में, आम जनता के बारे में सोचते हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके बारे में सोचते हैं। एक वीडियो क्लिप किसी के पास हो जिसमें इन्होंने सरकारी नौकरी तक का जिक्र किया हो तो बताइए। एक भी नहीं है। आपको बता दें, आपको इन सब बातों में नहीं फंसना है। आपको देखना है कि देश का विकास कौन कर सकता है, रोजगार कौन पैदा कर सकता है, सरकारी नौकरी कौन दे सकता है, हॉस्पिटल कौन बनवा सकता है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर कौन कर सकता है। आपको केवल भाषण में नहीं फंसना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम मस्त रहेंगे तो देश मस्त रहेगा। हम दुखी रहेंगे, हम रोएंगे तो देश रोएगा। इसलिए आम जनता के हित में सोचने वाली सरकार चाहिए सभी को,
जैसा कि लोग कहते हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव किस तरफ जा रहा है, किसकी जीत होने वाली है, कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहले और दूसरे चरण में अगर आप लोगों ने मतदान किया है तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किसका पलड़ा भारी लग रहा है। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूं, रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा को लेकर। रेलवे एनटीपीसी पर 2 लाख से अधिक सुझाव आए हैं। हाई पावर कमेटी का हुआ है गठन, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कमेटी है वह 4 मार्च के बाद निर्णय लेगी क्या करना है, परिणाम संशोधित करना है, क्या करना है। अभी आपको वेट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा कब कंप्लीट होगी, कब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा, इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जो बता रहा हूं वही होगा। मैं आपको बता दूं 2024 चुनाव के 6 महीने पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, यानी कि 2023 में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इससे पहले आपको नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा आप मेरी बातों से समझ सकते हैं। 2024 चुनाव के 6 महीने पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अगली अपडेट है बुलडोजर को लेकर। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या देश के गृह मंत्री हों या प्रधानमंत्री हों या अध्यक्ष हों या उपाध्यक्ष हों या बीजेपी का कोई नेता हो, रोजगार पर बात नहीं कर रहा है, सरकारी नौकरी पर बात नहीं कर रहा है। कहते हैं कि हमने 5 लाख नौकरियां दे दी। मैं तो कहता हूं कि पूरा डाटा सबके सामने पेश करिए। अगर शिक्षा मित्रों को ना निकाला गया होता तो मुझे नहीं लगता कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती। 1,37,000 शिक्षा मित्रों को अगर आपने बाहर किया तो उस पर भर्ती करके कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। अगर 1,37,000 शिक्षा मित्रों को आपने बाहर कर दिया, अगर आप भर्ती नहीं करते तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाती है। तो यह कोई भर्ती नहीं है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह भर्ती कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं यूपी SSSC में 20 भर्तियां लंबित है। रिकॉर्ड उठा लीजिए। तो आखिरकार 5 लाख भर्तियां कहां और कैसे हुई, किसे ज्वाइनिंग लेटर मिली? अभी देख लीजिए, क्या दरोगा भर्ती पेंडिंग है, दरोगा भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, काफी विवाद है। तो आखिरकार 5 लाख भर्तियों का डाटा कहां से जुटाया गया, किस स्तर से जुटाया गया, कौन सा विभाग है, कहां भर्ती हुई, किसे ज्वाइनिंग मिली? अगर यह सार्वजनिक कर दिया जाए तो सभी की आंखें खुल जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे 5 लाख भर्तियां हमने की हैं, लेकिन उसका डाटा नहीं देंगे। उसका डाटा सबके सामने पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा भर्तियां लंबित हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आगे कितनी भर्ती की जाएगी इस पर नहीं बोला जाएगा। ना देश के गृह मंत्री जी के द्वारा बोला जाएगा, ना प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला जाएगा, क्योंकि रैलियां चल रही हैं। एक बार भी आप नहीं सुन रहे होंगे कि इतनी भर्तियां हम करेंगे, इतने हॉस्पिटल बनवाएंगे, इतनी सड़कें बनवाएंगे, इतने विद्यालय खोलेंगे। इस पर कोई बात नहीं हो रही। बुलडोजर पर बात हो रही है, जिन्ना पर बात हो रही है, परिवारवाद पर बात हो रही है, खालिस्तानी पाकिस्तानी, मतलब क्या क्या आ जाए अभी कोई सीमा नहीं है। किस चरम तक यह चुनाव पहुंचेगा इसका भाई कोई अंदाजा किसी के पास नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई कहता है कि गैंगस्टर पैदा हो जाएगा, कोई कहता है कि गोला बनने लगेगा, कोई कहेगा कि बुलडोजर चला दूंगा, 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर काम आएगा। कोई कहेगा अगर सपा आई तो दंगा होने लगेगा, बसपा में कुछ नहीं था, सपा में कुछ नहीं था, जितनी भर्तियां हमने कर दी सपा और बसपा ने नहीं कर पाई। मतलब इस तरह के बयान आपको देखने को मिलेंगे। एक बार भी मूलभूत सुविधाओं के बारे में वर्तमान सरकार के द्वारा नहीं बोला जा रहा है, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं बोला जा रहा है। एक कोई बयान मुझे दिखा दीजिए जिसमें मुख्यमंत्री जी ने सरकारी नौकरी का जिक्र किया हो, रोजगार देने का जिक्र किया हो। कहते हमने दिया है, कहाँ दिया, किस जगह दिया, उसका आपको डाटा सार्वजनिक करना चाहिए। एक भी बार डाटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो मैं इन सब बयानों पर ध्यान नहीं देता हूं, आपको भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगली अपडेट है चौथे चरण के चुनाव को लेकर।
तीसरे चरण का चुनाव 20 को होने वाला है। चौथे चरण में 27% प्रत्याशी दागी, 37% करोड़पति। चौथे चरण में 60% स्नातक। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है। 231 प्रत्याशी करोड़पति हैं। यहाँ पर देखिए करोड़पति प्रत्याशियों के नाम और टॉप 10 दागी प्रत्याशियों के नाम यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगली अपडेट है देश के गृह मंत्री जी के बयान को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा, पहले और दूसरे चरण में सपा का सूफड़ा साफ हो गया है। इस बार 300 से ज़्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। अब सूफड़ा साफ हुआ है या नहीं, जितने भी लोग पहले और दूसरे चरण में मतदान किए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सूफड़ा साफ हुआ है या नहीं। सपा का सूफड़ा साफ हुआ है या बीजेपी का सूफड़ा साफ हुआ है या बसपा का सूफड़ा साफ हुआ है? कौन विजय हासिल कर रहा है पहले और दूसरे चरण में, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, सपा का मतलब है संपत्ति और परिवारवाद, ऐसा अमित शाह जी का कहना है। तो अगर मैं ध्यान दूं बीजेपी के कैंडिडेटों पर, तो बृजभूषण सिंह का नाम आप लोग जानते होंगे। उन्हीं के परिवार के हैं प्रतीक भूषण सिंह। बृजभूषण सिंह सांसद हैं और प्रतीक भूषण विधायक। चलिए राजनाथ सिंह पे आ जाते हैं। राजनाथ सिंह क्या है आपको भली भांति मालूम होगा। उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद की बात अगर करेंगे तो सभी को जानकारी है। अब भाई जो केवल फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़ा होगा, हो सकता है उसको ना जानकारी हो, न्यूज़ सुनता होगा तो उसको जानकारी होगी, और सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक खबर आप तक पहुंचा दी जाती है। तो इस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। ये सब भाषण हैं, बाद में कह देंगे यह तो चुनावी जुमला था, तो आप क्या करेंगे, इसलिए इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण खबर, जो वादा उत्तर प्रदेश में किया गया वही वादा बीजेपी के द्वारा मणिपुर में किया गया। यहाँ पर लिखा हुआ, भाजपा मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी, ऐसा नड्डा का कहना है। मैं आपको बता दूं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को मणिपुर के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि पार्टी के राज्य की सत्ता में आने पर मेधावी कॉलेज छात्रों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियों को शिक्षा के लिए 25,000 रुपये का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। मेधावी क्या है? देखिए जो टॉपर होते हैं सभी को नहीं स्कूटी मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो सभी को स्कूटी मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है, मणिपुर की जनता सोच रही है, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है। तो जो टॉपर होंगे, अब टॉपर जिला स्तर का माना जाएगा या कॉलेज स्तर का माना जाएगा या मंडल स्तर का माना जाएगा या प्रदेश स्तर का माना जाएगा, इस पर कोई जिक्र नहीं है, यह बात स्पष्ट नहीं है। और कहीं बाद में कह दिए जो यूपी टॉप करेगा उसे स्कूटी मिलेगा, तब क्या करेंगे? तो इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 12वीं पास मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, तो यह भी मेधावी छात्रों को मिलेगा। मेधावी छात्र किसे माना जाएगा? कॉलेज टॉपर को, जिला टॉपर को, मंडल टॉपर को या प्रदेश टॉपर को? यह भी स्पष्ट नहीं है, तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, यूपी नीट में पीजी की 100 सीटें बढ़ा दी गई हैं। आपको बता दें प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने का सपना भी साकार होगा। कॉलेज में एमडी व एमएस की 100 सीटों में वृद्धि की गई है। इसमें केजीएमयू समेत दूसरे मेडिकल कॉलेज संस्थान भी शामिल हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को लेकर। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अवमानना नोटिस जारी की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों ना आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। अब मामला क्या है, इसके संबंध में आपको इस खबर को पूरे पढ़ना होगा। आपको बता दें, उन्हें केवल अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रोहिणी पटेरिया की अवमानना याचिका पर दिया। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती में प्रश्न संख्या 60 का एक अतिरिक्त अंक देने का निर्देश है। याची ने भी याचिका की थी,
लेकिन विशेष अपील दाखिल नहीं की। कोर्ट के आदेश के अनुसार एक अंक मिलने से वह न्यूनतम अंक से अधिक अंक प्राप्त कर लेगी और नियुक्ति पाने की हकदार हो जाएगी। इस पर जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव के द्वारा अभी जवाब नहीं दिया गया है, जिस पर हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी की है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर है 1200 करोड़ के खाद्य घोटाले को लेकर, जिसकी सीबीआई जांच को लेकर बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में 1200 करोड़ रुपए का खाद पर 48,18,243.4 रुपए की सब्सिडी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई को 21 मार्च को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी है। तो यहाँ पर देखना होगा क्या होता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है रेलवे भर्ती को लेकर। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती परीक्षा रिजल्ट को लेकर पहुंची 1820 आपत्तियां। आरआरबी की एनटीपीसी भर्ती के 1820 अभ्यर्थियों ने लेवल 1 के रिजल्ट पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। 128 अभ्यर्थियों ने तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शिकायतें दर्ज कराई हैं। इनमें से प्रयागराज में खुले सेंटर पर 101 अभ्यर्थी पहुंचे। तो अब देखना होगा क्या होता है। या तो फिलहाल 15 मार्च के बाद ही कुछ डिसाइड हो पाएगा, जो मुझे जानकारी, मैं अपनी जानकारी के आधार पे आपको जानकारी दे रहा हूँ। 15 मार्च के बाद कुछ डिसाइड होगा कि परिणाम संशोधित होगा या नहीं। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। पंजाब के हर गांव में यूपी बिहार के भाई बहन, कांग्रेस ने गुरु साहिबानों का किया अपमान। पीएम मोदी बोले, चन्नी के बयान पर ताली बजा रही थी पंजाब की बहू। तो फिलहाल इस पर मैं क्या बोलूं, इन सब बयानों पर मैं ध्यान नहीं देता हूं। अब आप लोग सोचिए इसके बारे में, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण खबर है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि इतिहास को दोषी ठहराने से कम नहीं होते हैं अपने गुनाह। तो फिलहाल जो इन्होंने कहा है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इन्होंने कहा है कि इतिहास को दोषी ठहराने से कम नहीं होती है अपने गुनाह। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ से आप इंगित करके बता दे रहा हूँ। अगली अपडेट है बजट में दिखेगी रोजगार की झलक, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और आर्थिक तरक्की के लिए आइडिया पर जोर। तो बजट पेश होने वाला है 2022-23 के लिए। जनता से मांगे सुविधाओं में भी सबसे अधिक भागीदारी व्यापारी व युवा वर्ग की है। इस पर ध्यान दिया जाएगा और बजट में आपको खास तोहफा देखने को मिलेगा युवा और व्यापारी वर्ग के लिए। हरियाणा को लेकर है। हरियाणा को बहुत बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि हरियाणा के निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण पर रोक हटा दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा की निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के कानून पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार एक्ट 2020 को निरस्त करते हुए कहा है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे आदेश में कोई कारण नहीं बताया है, तो इसको निरस्त कर दिया गया है। अब 75% लोगों को तोहफा मिलने वाले के 75% आरक्षण का जो मामला था वह लागू हो गया है। जो रोक लगाई गई थी वह हटा दिया गया है। तो यह हरियाणा सरकार के लिए तोहफा से कम नहीं है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है सरकारी नौकरी को लेकर। जैसा कि मेरे द्वारा कल यह पोस्ट किया गया था कम्युनिटी में, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी करहाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से आज जीत दिलाएं। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि नौजवान आज बेरोजगार है, सपा की सरकार में नौकरी का इंतजाम होगा, ऐसा मुलायम सिंह यादव का कहना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सरकारी नौकरी के बारे में लगातार बोल रहा है, मंच के माध्यम से बोल रहा है, युवाओं के बारे में बोल रहा है, युवा को प्रोत्साहित कर रहा है, तो वह है समाजवादी पार्टी। सत्यता यही है। मैं वर्तमान सरकार के भाषण को भी सुनता हूँ, एनालाइज करता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, और मैं एक बात का अनुभव करता हूँ कि जितना भी रैलियाँ किया गया है, जितनी भी रैलियाँ की गई हैं सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा, या मुख्यमंत्री जी हो या गृह मंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री, एक बार भी युवाओं के बारे में खुलकर नहीं बोला जा रहा है, न सरकारी नौकरी का जिक्र किया जा रहा है। तो इससे युवा हताश है, परेशान है। घोषणा पत्र में जिक्र करना अलग बात है,
और मंच के माध्यम से बोलना अलग बात है। तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार अगर रिपीट होती है तो आपको नौकरी मिलेगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, तो नमस्कार।